नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संचार, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंचार, उसकी परिभाषा और जनसंचार के माध्यमों के बारे में। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बुलेटिन्स के रूप में, जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंचार और माध्यम। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में हम किन किन बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंचार की परिभाषा, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, जनसंचार और संचार में अंतर क्या है, जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं, जनसंचार के कार्य क्या हैं, प्राचीन जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं और आधुनिक जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनसंचार की परिभाषा। जब हम प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। यह संचार का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण प्रकार है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इस परिभाषा में ध्यान देने वाली दो बातें हैं। एक तो जनसंचार एक ऐसा संचार है जिसमें संदेश देने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बल्कि बीच में किसी तकनीकी माध्यम का सहारा लिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात है, जनसंचार के माध्यम से किसी 1, 2, 4 या 100 लोगों तक ही संपर्क स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि एक बहुत बड़े हजारों लाखों लोगों तक एक साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये सब जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। इस तरह से देखा जाए तो जनसंचार आजकल एक सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त संचार का माध्यम है। अब देखते हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं मुद्रण या प्रिंटिंग माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रण या प्रिंटिंग माध्यम में ऐसे माध्यम आते हैं जिनको प्रिंटिंग मशीनों से या छपाई मशीनों से प्रिंट करके प्रकाशित किया जाता है, जैसे अखबार या पत्रिकाएं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऐसे माध्यम आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से संदेशों को पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। एक है श्रव्य माध्यम, दूसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम और तीसरा है बहुआयामी माध्यम। श्रव्य माध्यम जिसमें केवल संदेशों को सुना जा सकता है, जैसे रेडियो। दृश्य श्रव्य माध्यम जिसमें संदेशों को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जैसे टेलीविजन, सिनेमा। और बहुआयामी माध्यम, इसमें इन सभी माध्यमों के गुण हैं। प्रिंट माध्यम के भी गुण शामिल हैं, श्रव्य माध्यम के भी और दृश्य माध्यम, इन सभी तीनों माध्यमों की खूबियां जिनमें शामिल है उसे बहुआयामी माध्यम कहते हैं। और आज के युग में इंटरनेट एक ऐसा ही बहुआयामी माध्यम है जिसमें प्रिंट भी किया जा सकता है, टाइप करके मुद्रित भाषा में टेक्स्ट के रूप में भी संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। श्रव्य माध्यम से भी और दृश्य श्रव्य माध्यम से भी संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। इससे भी बहुत अधिक कहीं खूबियां इंटरनेट में हैं। यहां तत्काल हम फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं, लाइक और डिसलाइक के माध्यम से या फीडबैक के माध्यम से। कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला तुरंत उस संदेश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकता है। तो इस तरह से यह है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का वर्गीकरण। अब देखते हैं संचार और जनसंचार में अंतर क्या है। संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बल्कि तकनीकी माध्यम का सहारा लिया जाता है।
जैसे रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी भाव, विचार या सूचनाएं हमारे तक पहुंचती हैं, उसमें सूचनाओं को प्रसारित करने वाला व्यक्ति ठीक हमारे सामने नहीं होता, न वो हमें जानता है और न हम उसको जानते हैं, लेकिन इन संदेशों को एक तकनीकी माध्यम के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है और हमें संदेश प्राप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता है, इसके संचालन के लिए औपचारिक संस्था या संगठन की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। जनसंचार को संचालित करने के लिए किसी औपचारिक संस्था या संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे जितने भी समाचार पत्र हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी की अपनी संस्था है और वो संस्था सरकार द्वारा लाइसेंस्ड है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो औपचारिक संस्था या संगठन होने का मतलब है कि ऐसे जनसंचार को स्थापित करने के लिए एक संगठन या संस्था स्थापित करनी पड़ती है, जिसको सरकार से अनुमति या मान्यता या लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। और जब संस्था या संगठन स्थापित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ कार्य करते हैं। तो यह भी एक विशेषता है इसकी। चौथी विशेषता है कि जनसंचार के माध्यमों में द्वारपाल या गेटकीपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों, आचार संहिता के अनुरूप प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल या गेटकीपर की क्या भूमिका होती है। तो ये भी एक जनसंचार की विशेषता है। जितने भी जनसंचार की संस्थाएं या संगठन होंगे, उनमें एक ऐसी कमेटी या एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो उस संस्था के लिए द्वारपाल या टेक्निकल भाषा में इसको गेटकीपर कहते हैं, गेटकीपर की भूमिका निभाता है। इसका दायित्व क्या होता है? जनसंचार माध्यमों की पहुंच तो की एक बहुत व्यापक वर्ग तक होती है। तो अगर जनसंचार माध्यमों के जरिए कोई गलत सूचना या भ्रामक सूचना अगर प्रसारित हो जाए तो उससे पूरा देश या बहुत बड़ा एक जन समुदाय प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोई भी गलत सूचना प्रकाशित या प्रसारित न हो, इस पर नजर रखने के लिए जो कमेटी या जो व्यक्ति जनसंचार माध्यम में नियुक्त होता है, उसे ही द्वारपाल या गेटकीपर कहते हैं। अब वो निगरानी करता है कि प्रकाशित या प्रसारित होने से पहले वो सूचना को देखता है कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है, भ्रामक तो नहीं है, या किसी का इसको प्रसारित करने से किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। कई आधारों पर एक तरह से वो सेंसर करता है उस सूचना को। किन किन आधारों पे वो ये देखता है कि ये प्रसारित या प्रकाशित होने योग्य है या नहीं है, उसको देखते हैं। सबसे पहला तो देखता है वो सार्वजनिक हित, कहीं इससे व्यापक पैमाने पे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता है, इसको देखेगा। इसके बाद पत्रकारिता के कुछ अपने सिद्धांत और मूल्य होते हैं, उन सिद्धांतों और मूल्यों के विरुद्ध तो नहीं है इस समाचार का प्रकाशन या प्रसारण। इसी तरह से आचार संहिता, आचार संहिता क्या होती है? हर जनसंचार माध्यम अपने लिए कुछ निर्धारित संविधान बनाता है, कुछ निर्धारित गाइडलाइन या दिशा निर्देश बनाता है। उन्हीं दिशा निर्देशों के भीतर रह करके उसे कार्य करना होता है। तो खुद अपने ही बनाए हुए आचार संहिता के उल्लंघन की बात तो नहीं सामने आ रही है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। कई बार सरकार भी समय समय पर कुछ नियम बनाती है, कुछ गाइडलाइंस जारी करती है, तो उसे भी आचार संहिता कहा जा सकता है। तो कहीं सरकारी नियमों या निर्देशों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है इस खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने में। इन सारी बातों का ध्यान रखता है द्वारपाल, और वो एक तरह से ओके करता है, तभी जाकर के कोई भी खबर, कोई भी संदेश जनसंचार माध्यम के जरिए प्रकाशित या प्रसारित होता है। और ये जो द्वारपाल या गेटकीपर होते हैं, ये कई स्तरों पर हो सकते हैं। हर जनसंचार संस्था या संगठन में अपने इंटरनल या भीतरी द्वारपाल या गेटकीपर हो सकते हैं, और कई जगहों पर सरकार भी अलग से इन पर निगरानी या नियंत्रण रखने के लिए ऐसी संस्था या संगठन बनाती है जो जनसंचार माध्यमों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे फिल्मों को प्रसारित होने से पहले या रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। सेंसर बोर्ड एक तरह से सरकार द्वारा स्थापित एक द्वारपाल या गेटकीपर संस्था है।
आप कह सकते हैं कि सेंसर बोर्ड क्या है, सरकार द्वारा स्थापित द्वारपाल है या गेटकीपर है, जो फिल्मों पर एक तरह से सेंसर रखती है। वो देखती है कि किसी फिल्म में कोई आपत्तिजनक चीजें तो नहीं दिखाई जा रही हैं। इसीलिए कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड को सबसे पहले दिखाया जाता है। सेंसर बोर्ड उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ, इस फिल्म को मान्यता दी जा रही है, तभी वो फिल्म दिखाई जा सकती है। तो इस तरह से ये सभी जनसंचार की विशेषताएं हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्य। जनसंचार का पहला प्रमुख कार्य है सूचना देना। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से हम हर दिन हर पल तमाम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। चाहे वो सूचनाएं समाचारों के रूप में प्रदान की जा रही हों या विज्ञापनों के रूप में प्रदान की जा रही हों, हर तरह से हम कहीं न कहीं कुछ सूचना प्राप्त करते हैं। तो सूचना देना जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। दूसरा प्रमुख कार्य है शिक्षित करना। हम अलग अलग मसलों पर, अलग अलग विषयों पर शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, अर्थात कुछ न कुछ सीखते भी हैं हम इन जनसंचार माध्यमों से। जैसे रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्रों या इंटरनेट पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित तमाम ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित या प्रकाशित किए जाते हैं जिनसे हम शिक्षित होते हैं। और आजकल तो कई टेलीविजन चैनल केवल शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए ही निर्धारित हैं। तो शिक्षित करना या शिक्षा देना भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा, इंटरनेट के माध्यम से हम तमाम मनोरंजक कार्यक्रमों को भी देखते हैं। सिनेमा अपने आप में मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। टेलीविजन पर भी हम तमाम टीवी सीरियल्स, नाटक और तमाम रोचक कार्यक्रमों को देखते हैं, जिससे हमारा न केवल ज्ञानवर्धन होता है बल्कि मनोरंजन भी होता है। अगला प्रमुख कार्य है एजेंडा तय करना। जनसंचार के माध्यमों की पहुंच समाज के बहुत बड़े व्यापक वर्ग तक होती है और इसलिए इन जनसंचार माध्यमों पर समाज या देश दुनिया से जुड़े जिन विषयों को प्रमुखता से दिखाया या सुनाया जाता है, वो समाज में एक तरह से मुद्दा बन जाते हैं, एजेंडा बन जाते हैं और इन एजेंडे पर देश के आम नागरिक चर्चा करने लगते हैं और आम नागरिक के इन चर्चाओं को सरकार भी गंभीरता से लेती है और इस पर उचित कार्रवाई करती है। तो इस तरह से जनसंचार के ये प्रमुख माध्यम जो हैं वो देश में विचार विमर्श के लिए एक एजेंडा तय करते हैं, मुद्दा तय करते हैं, जिस पर पूरे देश की जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है, अपनी राय रखती है। यहाँ तक कि सरकार को भी इन एजेंडाओं पर कार्य करना पड़ता है। तो एजेंडा तय करना भी जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है। निगरानी करना। जनसंचार के माध्यम निगरानी करते हैं। किस पर निगरानी करते हैं? सरकार और सरकार की नीतियों पर। लोकतंत्र में जनसंचार या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। यह इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। जनसंचार माध्यम या मीडिया सरकार और सरकार की नीतियों पर नजर रखती है और जनता को समय समय पर आगाह करती है कि सरकार, जिसको जनता ने ही चुना है, वो सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से जनता के हित में क्या कार्य कर रही है, जनता के हित में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरह से यह शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर एक निगरानी रखती है। साथ ही समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, समाज की क्या कमियां हैं, समाज में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, क्या इन बदलावों का दूरगामी परिणाम होगा, इन सभी विषयों पर भी अपने कार्यक्रमों के जरिए जनसंचार माध्यम एक तरफ से जनता को दिशा निर्देश देते हैं, जनता का निर्देशन भी करते हैं। तो यह भी निगरानी करने के कार्य के अंतर्गत शामिल है। अगला कार्य है विचार विमर्श का मंच प्रस्तुत करना। हर दिन आप देखते होंगे रेडियो पर, टेलीविजन पर, इंटरनेट पे
तमाम सारे डिबेट के कार्यक्रम आते हैं जिनमें वाद विवाद होता है, अलग अलग पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल होते हैं, बुद्धिजीवी शामिल होते हैं और किसी न किसी समसामयिक मुद्दे पर डिस्कशन होता है, बहस होती है, परिचर्चा होती है। तो एक तरह से जनसंचार के माध्यम समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच भी प्रस्तुत करते हैं। यह भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं जनसंचार के प्राचीन माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का वर्गीकरण आपने देखा, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिर उसमें भी श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, बहुआयामी माध्यम। लेकिन प्राचीन काल में जब इन तकनीकी आविष्कारों से लोग परिचित नहीं थे, तो उस समय जनसंचार कैसे किया जाता था, यानी बहुत बड़े व्यापक वर्ग तक कैसे संदेशों को पहुंचाया जाता था, इसके बारे में देखते हैं। जनसंचार के प्राचीन माध्यमों में है गुफा चित्र। पहले अलग अलग धार्मिक संगठन या राजा अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपनी राज आज्ञाओं को या सार्वजनिक महत्व की सूचनाओं को गुफाओं में चित्र बना करके अंकित करते थे और वहां जो लोग भी देखने के लिए जाते थे उन्हें संदेश प्राप्त होता था। आपने अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें तमाम धार्मिक संदेश चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इसी तरह से अगला जो माध्यम है भित्ति चित्र। दीवालों पर, पत्थरों पर अलग अलग तरह के चित्र बना करके भी उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता था, ताकि राजा या धर्म के संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सके। शिलालेख। आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने अपने संदेशों, अपनी राजआज्ञाओं और बौद्ध धर्म से जुड़े अपने विचारों को अलग अलग शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया और इन शिलाओं को देश के अलग अलग भागों में स्थापित किया गया। तो यह भी एक तरह से जनसंचार का साधन था, जनसंचार का माध्यम था, यानी शिलाओं पर संदेशों को उकेर कर अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जाता था, जिससे अधिक से अधिक लोग इन संदेशों से परिचित हो सकें। चौथा जो प्रकार था वो स्तंभ लेख। आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है और इस स्तंभ पर भी तमाम संदेश अशोक द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो इस प्रकार भी अलग अलग स्तंभों का निर्माण करके और उस पर अपने संदेशों को लिख करके या उत्कीर्ण करके राजा अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाते थे। तो ये चार प्रमुख माध्यम थे जनसंचार के प्राचीन काल में। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं ताम्र पत्रों आदि का भी सहारा लिया जाता था। जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का वर्गीकरण आपने पढ़ा, एक बार पुनः देखते हैं कौन कौन से माध्यम हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये भी जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आइए देखते हैं आज की वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ असाइनमेंट।